नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जैविक समुदाय के वर्गीकरण से। मतलब क्या हुआ इसका? जितने भी जीव जिनमें जीवन पाया जाता है, चाहे वो एक बैक्टीरिया से लेकर एक व्हेल मछली हो या फिर पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, उनका वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया है। वर्गीकरण के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक होता है? ताकि एक समान गुणों एवं संरचना वाली वस्तुएं हम एक साथ रख सके, इससे हमें अध्ययन करने में आसानी होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जैव समुदाय के अध्ययन करने के लिए हमने जीवधारियों को कुछ समूह में बांट लिया। समूह में कुछ वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों वाले और समान संरचना वाले जीव का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। हाँ, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि जीवों के अध्ययन के बारे में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वो किसने दिया? अरस्तु। तो यहाँ पहला पॉइंट ये हुआ, जीव विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, इन्होंने कहा कि जिसमें भी जीव जंतुओं का हम अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। ठीक, अरस्तु ने बना दी जीव विज्ञान। अब क्या हुआ, अभी हम वर्गीकरण की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले वर्गीकरण की शुरुआत किसने की? नहीं, कैरोलस लीनियस, एक जंतु वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या किया? वर्गीकरण की शुरुआत की। उन्होंने क्या वर्गीकरण किया? इन्होंने कहा कि जीव तो वो होते हैं जिनमें जान होती है, तो इन्होंने सिंपली वर्गीकरण कर दिया। पौधों को एक जगत में रख दिया और जंतुओं को, तो मतलब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले दो जगत सिद्धांत दिया। किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। क्या कर दिया? जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले वर्गीकरण की शुरुआत जो की, सबसे पहले किसने की? कैरोलस लीनियस ने। ठीक, कैरोलस लीनियस को हम वर्गीकरण का जनक भी कह सकते हैं। कैरोलस लीनियस ने जो वर्गीकरण किया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जीवों को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? हाँ, जंतु जगत और पादप जगत। इन्होंने पादप जगत में सारे पौधे आ गए, पेड़ पौधे, और जंतु जगत में सारे जितने भी कीड़े मकोड़े जो कुछ भी जानवर हैं वो सब किसमें आ गए? जंतु जगत में। तो इस पॉइंट को ऐसे लिखेंगे, जीवों के वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस ने की। कैरोलस लीनियस, और इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? द्विजगत सिद्धांत। द्विजगत सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विजगत सिद्धांत। ठीक, इन्हें हम वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं। ठीक है, कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। आप लिख सकते हैं सारी बातें। इन्हें वर्गीकरण या वर्गीकी का जनक कहा जाता है। वर्गीकरण का जनक कहा जाता है किसे? कैरोलस लीनियस को। ठीक, वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। आप लोगों ने वैज्ञानिक नाम याद करे होंगे बचपन में, जैसे कि मनुष्य को क्या कहते हैं? होमो सेपियंस। तो जो दो नाम, उसमें भी क्या होता है? दो चीजें जुड़ी हैं। होमो उसके वंश का नाम होता है और सेपियंस जो होता है वो उसकी जाति होती है। तो जो द्वे नाम पद्धति शुरू की थी, ये भी किसने शुरू करी थी? कैरोलस लीनियस। तो इस पॉइंट को ऐसे लिखेंगे, लीनियस ने ही जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति विकसित की थी। द्विनाम पद्धति।
कैसी? द्विनाम पद्धति। जो जीवों के नाम है उसके दो हिस्से होंगे। जीवों के नाम के कितने हिस्से रखे इन्होंने? द्विनाम पद्धति किसने शुरू करी? लीनियस ने। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक प्राणी या प्रत्येक जीव के नाम में दो भाग होंगे। ठीक, पहला भाग लिखते चलेंगे। पहला भाग क्या होगा? पहला भाग वंश का नाम होगा और दूसरा उसकी जाति, स्पीसीज का नाम। ठीक, पहला उसका क्या होगा? वंश का और दूसरा जाति। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, मनुष्य को क्या कहते हैं? होमो सेपियंस, ऐसे तो कहते हैं। तो होमो सेपियंस में क्या होगा? जो होमो शब्द है वो इसका क्या है? वंश, और सेपियंस क्या है? उसकी जाति का नाम। तो हम कह सकते हैं कि कैरोलस लीनियस ने ही जंतुओं की द्विनाम पद्धति की शुरुआत की। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक जंतु के नाम में दो भाग होते हैं। पहला भाग उसके वंश को दर्शाता है, दूसरा नाम उसकी जाति को दर्शाता है। ठीक है, हाँ। लेकिन ये इन्होंने तो शुरुआत की, लेकिन जो सबसे ज्यादा आजकल माना जाता है वर्गीकरण, जो आधुनिक वर्गीकरण माना जाता है, वो इनका नहीं माना जाता, वो विटेकर का माना जाता है, आर.एच. विटेकर का। क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ सिंपली क्या कह दिया? एक जंतु जगत और एक पादप जगत। अब ऐसे तो आप सारे अध्ययन नहीं कर पाओगे। जंतु में एक चींटी भी आती है और एक हाथी भी आता है। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव भी आते हैं। क्या सारे पढ़ लोगे एक साथ? नहीं। तो क्या हुआ, इनके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए, आर.एच. विटेकर, उन्होंने क्या किया? पूरे जीव जगत को 5 भागों में वर्गीकृत कर दिया। कितने में? तो लिखेंगे आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता, आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता आर.एच. विटेकर, आर.एच. विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। ठीक, इन्होंने क्या कर दिए? उन्होंने सभी जीवों को 5 किंगडम में बांटा। किसमें बांटा? किंगडम को हिंदी में हम जगत कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कौन कौन से 5 है? लिखो। नंबर 1 मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। मोनेरा किसने बांटा? ये आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने 5 जगत में बांट दिया, 5 जगत वर्गीकरण किया। मोनेरा, बताइए। प्रोटिस्टा, फिर क्या है? कवक, कवक एक ही होता है। फिर पादप और जंतु। ठीक, चलो लिख लीजिए इसी तरीके से। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमलिया, ऐसे बांट दिया। ठीक, 5 जगत में बांट दिया सारों को। अब हम जरा देखेंगे कि मोनेरा के गुण क्या होते हैं, प्रोटिस्टा में कौन आता है, ऐसे चल के देखते चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इन्हें पढ़ने से पहले हम 2 बातें जान लें। जो कोशिका होती है, कुछ जीवों में तो वो पूरी तरीके से विकसित होती है। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि जो जीव थोड़े, हाँ, जो जीव ऐसे होते हैं जिनमें कार्य करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, जैसे हम लोगों में है, हर एक काम करने के लिए अलग अलग अंग है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सूक्ष्म जीव होते हैं, जो एक ही कोशिका से बने होते हैं। तो उनकी जो कोशिकाएं होती हैं इतनी विकसित नहीं होती, उनमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, उनमें ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती हैं। जो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक। कैसी? प्रोकैरियोटिक। और एक होती है यूकैरियोटिक। आपको ध्यान रखना है, जो प्रोकैरियोटिक है
ये जो कोशिका होती है अविकसित कोशिका होती है, पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है। इसमें ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं अधिकांश जो एक कोशिका से बने होते हैं, या फिर उनकी कोशिका के अंदर क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक, और ये वाले जो होते हैं यूकैरियोटिक, इनकी कोशिका विकसित होती है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, कोशिकांग पाए जाते हैं, जो अलग अलग फंक्शन करने के लिए होते हैं। ठीक, समझ आई बात? तो इसको लिख लो, प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं और यूकैरियोटिक कौन होते हैं। तो पहले आप प्रोकैरियोटिक लिखिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। प्रोकैरियोटिक नहीं, मोनेरा के अंतर्गत नहीं आएंगे, अलग से ही है, कोशिका के आधार पर बांटा है सूक्ष्म जीवों को। ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, लिखिए, इनकी संरचना साधारण होती है। ठीक, जिसमें केंद्रक एवं उपांग उपस्थित नहीं होते हैं, जिसमें केंद्रक एवं उपांग, उपांग मतलब कोशिका के अंदर जो पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, ये सब चीजें होती है, वो कोशिका के अंग होते हैं। जिसमें केंद्रक एवं उपांग नहीं पाए जाते हैं या उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए जीवाणु हो गया। ठीक, जीवाणु हो गया मतलब बैक्टीरिया। ठीक, ठीक है, जीवाणु आता है इसमें। ठीक है, इतनी बात जान लीजिए इसके बारे में। कुछ बैक्टीरिया है, उनके नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक एवं एनाबिना। एनाबिना, हाँ इसी में लिखिए, नॉस्टॉक एवं एनाबिना। इनका उपयोग क्या होता है वो भी लिख लो, पूछ लिया जाता है। नॉस्टॉक एवं एनाबिना लिखेंगे, ये पर्यावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। हाँ, ये पर्यावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे, आपने पढ़ा होगा कि हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप लोग जब खेती करते हो तो नाइट्रोजन वाली खाद डालते हो। क्यों ऐसा होता है कि 78% नाइट्रोजन है फिर भी? देखिए ऐसा होता है, जो पौधे होते हैं, हाँ तो सुनिए, जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन के फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। किसकी फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में। तो ये जो बैक्टीरिया हमने बताए हैं आपको, नॉस्टॉक और एनाबीना, ये क्या करते हैं? स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते रहते हैं। बात समझे? हाँ ठीक। अब लिखेंगे यूकैरियोटिक के बारे में। लिखेंगे इनकी कोशिका संरचना जटिल होती है। अधिकांश जो मोनेरा वाले लोग जीव होते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक में आ जाते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका संरचना जटिल होती है, जिसमें केंद्रक एवं उपांग उपस्थित होते हैं, जिसमें केंद्रक एवं उपांग उपस्थित होते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, ये सब कैसे हैं? यूकैरियोटिक। मतलब ये अधिक विकसित हैं कि कम विकसित हैं? बताइए। अधिक विकसित हैं। ठीक है, अब एडिंग डालिए आप मोनेरा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। अब एडिंग आप डालेंगे मोनेरा। मोनेरा हेडिंग डालिए।
देखिए अब मोनेरा हमने बताया, सारे मोनेरा किसमें आते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो लिखेंगे यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। अभी टेट का जो पेपर हुआ था जूनियर लेवल का, उसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था, शायद प्रोटिस्टा आया था या फिर किसी और का आया था। ये पूछा गया था ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है, या बहुकोशिकीय आपका प्रोकैरियोटिक है, ये पूछा गया था। तो अगर आपको पढ़ा हुआ होता तो तुरंत कर सकते थे। ठीक है। तो मोनेरा के बारे में क्या लिखा? यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। मतलब इसमें क्या नहीं होगा? ना ही केंद्रक होगा और ना ही विकसित कोशिकांग होंगे। ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप पहले ही लिख चुके हो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। ठीक, अब लिखेंगे इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल जिसे कहते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, तथा कुछ में नहीं। ठीक, लिया। आगे लिखिए, पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। मतलब कुछ इसमें से ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना ले, वो स्वपोषी, और जो नहीं बना पाते हैं वो विषमपोषी या परपोषी। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। उदाहरण लिख लीजिए इसके। ठीक है, उदाहरण आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, बताइए जीवाणु क्या है, तो किसमें आप रखोगे इसको? एक कोशीय प्रोकैरियोटिक, क्योंकि मोनेरा में आता है। ऐसे आपसे पूछ लिया नील हरित शैवाल क्या है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, ये भी मोनेरा में आता है। तो लिख लेंगे जीवाणु, उदाहरण लिखिए जीवाणु नील हरित शैवाल माइकोप्लाज्मा हाँ सबसे छोटा, इसको कहा जाता है जंतु जगत का जोकर। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटा जंतु है, तो लिख सकते हैं माइकोप्लाज्मा। जहां पर लिखा है सबसे छोटी सजीव कोशिका है ये माइकोप्लाज्मा। ठीक, ड्वार्फ ऑफ या एनिमल किंगडम या जोकर ऑफ एनिमल किंगडम, सबसे छोटा होता है। ठीक, आगे हेडिंग डालेंगे प्रोटिस्टा। ठीक, प्रोटिस्टा लिखेंगे ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, अब यही ध्यान रखना आपको, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। कभी कभी ये बहुकोषीय भी होते हैं। बहुकोषीय कौन से, उनके नाम लिख लो। कभी कभी ये बहुकोषीय भी होते हैं, कभी कभी ये बहुकोषीय भी होते हैं। जैसे कि समुद्री घास बहुकोषीय होती है। ठीक है, और ये आती है प्रोटिस्टा में। इसका एक खास पॉइंट लिखिए, प्रोटिस्टा जगत, इधर देखो बोर्ड पे, ये प्रोटिस्टा है, इन तीनों के बीच की कड़ी का काम करता है। इनको जोड़ने का काम कौन करता है? प्रोटिस्टा। तो लिख लेंगे प्रोटिस्टा जगत पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच, प्रोटिस्टा जगत पादप जंतु
एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, ऐसा होता है। कभी कभी ये विषम कोशीय भी है, कभी कभी समकोशीय भी है। ठीक, कभी कभी ये एक कोशीय भी है, कभी कभी ये बहुकोशीय भी है, कभी कभी एक जगह स्थिर रहते हैं, कभी कभी चल फिर लेते हैं। इसलिए ये कैसा काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर। समझ में आई बात? हाँ तो लिखेंगे, हाँ तो लिख लेंगे इस वर्ग के कुछ जीवों में, इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए, गमन माने चलने के लिए, गमन के लिए सीलिया एवं फ्लैजला, जानते हो, ध्यान है, पैरामीशियम देखा है? हाँ, पैरामीशियम में पूछ नहीं होती है भाई, इस तरीके से होता है, इस तरीके से, इसमें ऐसे ऐसे होता है, ये सीलिया होता है। क्या होता है ये? सीलिया। और युगलीना में क्या होता है, एक चाबुक जैसी निकली होती है, वो होती है फ्लैजला। ठीक, तो लिख लेंगे, चाहो तो वहां ब्रैकेट में लिख सकते हो, सीलिया पैरामीशियम में होता है, इनसे चलते फिरते भी हैं, ये भोजन भी पकड़ते हैं इससे। ठीक है, और फ्लैजला किस में होता है? युगलीना में। ठीक, आगे लिखो, ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, ठीक, आगे लिखिए, उदाहरण लिख लो इसके। एक कोशीय शैवाल, नीलहरित शैवाल इसमें नहीं आएगा, वो मुनेरा में आता है। ठीक है, एक कोशीय शैवाल अलग अलग रंग के भी होते हैं, लाल भी हो सकता है, बहुत से तरीके के होते हैं। एक कोशिकीय शैवाल लिख लिया। हाँ, डायटम लिखिए, डायटम। शैवाल कई रंगों के होते हैं, हमने बताया नहीं आपको, शैवाल ही तो होता है उसके ऊपर, किसके ऊपर? प्रवाल भित्ति के ऊपर। वेरी गुड। एक कोशिकीय शैवाल कौन सा होता है, अब नाम भी बता दो। हाँ, जुक्सेंथेली। एक कोशिकीय शैवाल डायटम, प्रोटोजोआ, युगलीना, पैरामीशियम, ठीक, क्लोरेला, अमीबा। ये सब किसमें आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है, अमीबा। ठीक है, अब लिखेंगे कवक। अगली हेडिंग डालिए, कवक। लिखेंगे ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। ठीक, विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, मतलब जहां सड़ी गली चीजें होती वहीं उगते हैं ये। ठीक है, ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, हाँ भी लिखेंगे आगे। अतः इन्हें मृत जीवी भी कह दिया जाता है। सड़े गले मरे हुई चीजों पे उगते हैं, उन्हीं से भोजन लेते हैं अपना, कार्बनिक पदार्थों से, इसलिए इनको मृतोपजीवी या मृतजीवी भी कहते हैं। तो वैसे तो ये एक कोशीय होते हैं, लेकिन
एक विशेष समय पर अपने जीवन में इनकी एक ऐसी अवस्था आती है, ये बहुकोशीय भी हो जाते हैं। एक कोशीय कैसे हो जाते हैं, तो लिख लेंगे, ये एक विशेष अवस्था में बहुकोशीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। ये एक विशेष अवस्था में बहुकोशीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सुनो आप, इसको अच्छे से लिखना है, अंडरलाइन भी कर सकते हो। जो कवक होते हैं इनमें एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो एक सुगर से बनी होती, कॉम्प्लेक्स सुगर से, उसको कहते हैं काइटिन। ये पूछा गया है कई बार, लिखेंगे इन कवकों में काइटिन नामक, किस नाम की, काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई, जटिल शर्करा मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर, जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है इसमें। ये यूकेरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, और एक अवस्था ऐसी आती है बहुकोशिकीय हो जाते हैं। सड़े गले जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो इस वजह से इनको मृतोपजीवी भी कहते हैं। ठीक है, और इनका जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। उदाहरण लिख लीजिए, ईस्ट, इसको हम खमीर कह देते हैं, ईस्ट, ईस्ट, पेंसिलियम, पेंसिलिन इसी से बनी थी, पेंसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, वो एक कवक से ही बना था। इसका नाम क्या था, पेंसिलियम, पेंसिलियम। और मशरूम, मशरूम भी इसी में आता है। जैसे कि आपने ईस्ट का पढ़ा, तो ईस्ट का प्रयोग कहां करते हैं, ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, शराब बनाने में किसका प्रयोग होता है, ईस्ट का। ऐसे ही मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक भी है ये कवक। जितना भी लोगों में देखते हो, गंजापन हो गया, खाज खुजली दाद हो गई, दमा की बीमारी हो जाती है, सांस की, तो ये सब किसके वजह से होता है। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं, मानव, वैसे हम बीमारियां जो अलग से टॉपिक है उसमें कवर करा देंगे, फिर भी लिख लो, कवक की बात आई है तो दाद, खाज, गंजापन एवं दमा का रोग, दमा माने सांस का, दमा का रोग, कवक। इसके अलावा क्या होता है, फसलों में भी कई रोग हो जाते हैं, जैसे गेहूं में रस्ट रोग लग जाता है, तो किसकी वजह से होता है, कवक की वजह से। अलग अलग टॉपिक में कवर कर लेंगे। ठीक है, ऐसी प्रोटोजोआ हमेशा परजीवी रहता है, प्रोटोजोआ से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे आपने ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ का नाम सुना हो, इससे स्लीपिंग सिकनेस या कह सकते हैं निद्रा रोग हो जाता है। ठीक, जैसे मलेरिया, पेचिस, ये सब रोग किसकी वजह से होते हैं, प्रोटोजोआ। कौन सा, वो होता है टसी टसी मक्खी के काटने से होता है, वो अलग चीज होती है। हाँ वो तो है, बात समझो। अब तुम कहोगे कि मलेरिया मच्छर से होता है, मच्छर वो होगा, वो वेक्टर कहलाता है, मतलब वाहक, ले जाने वाला, और जिसकी वजह से हो रहा है वो प्रोटोजोआ। समझ में आई बात। ऐसे ही जो अब अमीब, जैसे कि मलेरिया हो जाती है, तो किसकी वजह से होता है, कोई बता सकता है, प्रोटोजोआ की वजह से। अब लेकिन करता कौन है उसको, फीमेल मॉस्किटो। ठीक, जेंट्स नहीं काटते, जेंट्स सीधे होते हैं। महिलाओं, मादाओं का काम होता है खून चूसना। ऐसा नहीं है, खैर देखो इसलिए होता है। देखिए इसके पीछे ये खास बात होती है कि मादा, सुनिए, मादा मच्छर अपनी बॉडी में अगर उसकी हीट नहीं होती तब तक वो अंडे नहीं दे सकती, तो इस वजह से क्या करती है, वो हमारी बॉडी से खून लेकर हीटिंग के लिए अपनी बॉडी में हीट करती है। और जो नर मच्छर होता है वो कभी भी हम लोगों को नहीं काटता, वो पौधों के रस पे, फूलों के रस पे बेचारा निर्भर रहता है। ठीक,